गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए यूपीपीएससी के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। देखिए, इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें। गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर निकाली गई झांकियों में कार्यालय श्रेणी में किसमें कार्यालय श्रेणी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और राज्यों की श्रेणी वाली झांकी में उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। क्या ये करेक्ट है दोनों बातें? बिल्कुल, राज्यों की झांकी वाली श्रेणी में उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 2021 में भी उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, अयोध्या की सांस्कृतिक धरोहर के लिए। और इस बार मिला 2022 में जो है विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए। और पहला वाला भी सही है, कार्यालय श्रेणी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो सी है इसका आंसर। देखिए, अभी कुछ दिन पहले टेस्ट नंबर 80 कराया गया था, उसमें एक चौथे नंबर का प्रश्न है। तो उसमें जो उत्तर दिया गया है वो कार्यालय श्रेणी को लेकर दिया गया, जो कि है मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की झांकी। ठीक है, उसमें गलती से एक स्टेटमेंट जो है प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से उत्तर प्रदेश भी है। ठीक है, इसलिए उसका सही उत्तर जो है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की झांकी है, क्योंकि कार्यालय श्रेणी में उसका उत्तर दिया गया। ध्यान दीजिएगा उस पर, क्योंकि कुछ कमेंट आए थे उसके। तो कार्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान पाने वाली झांकी है मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की झांकी। क्यों मिला इसको? चुनावों में समावेशी, सुगम और सहभागी बनाने की थीम के साथ इसको प्रदर्शित किया गया। और गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान के लिए चयनित किया गया है। और उत्तर प्रदेश की झांकी में भी विश्वनाथ कॉरिडोर को जो है चुना गया है। ठीक है, नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस स्थिति को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया है हाल ही में? तो तिथि भी याद रखिएगा एग्जैक्ट। ठीक है, पहली तारीख ही है 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट जो है पेश किया। इस बजट की बहुत सारी मुख्य बातें हैं, कुछ निम्न है, जैसे कि भारत की आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष में 9.2% रहने का अनुमान है, जो दुनिया की समस्त बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 2022-23 में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। और आने वाले 3 सालों के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। और आने वाले 3 सालों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। और भी बहुत कुछ है। तीसरा प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा GDP का अनुमानतः कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है राजकोषीय घाटा 2022-23 के लिए? 6.4%। तो वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा GDP का 6.4% है। और 25-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से निचले स्तर पर लाना है। और चालू वित्त वर्ष में संशोधित वित्तीय घाटा GDP का अनुमानतः 6.9% है, जबकि बजट अनुमान में यह 6.8% है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, इसको ज़्यादा। नंबर 4 पर आ जाइए। 31 जनवरी 2022 को किसने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी नीलेट के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? किसने किया है? डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी ने किया है। तो 31 जनवरी 2022 को डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। और इससे पहले वह दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर कार्यरत थे। अगर हम नीलेट के बारे में जानें तो नीलेट जो है वो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। इसे सूचना, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा संबद्ध क्षेत्रों में मानव संस्थानों के विकास से संबंधित कार्यकलापों के लिए स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कोविड-19 के चलते उधारी बढ़ने के साथ वर्ष
2021 में केंद्र सरकार का कर्ज बढ़कर जीडीपी का कितना प्रतिशत हो गया, जो वर्ष 2019-20 में कितना था? जीडीपी का 49.1% था। देखिए ये तो बहुत ज़्यादा, इतना तो नहीं हुआ है, ठीक है, लगभग 10-11 बढ़ा है, 59.3% हो गया है। तो कोविड-19 के चलते उधारी बढ़ने के साथ वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार का कर्ज बढ़कर जीडीपी का 59.3% हो गया, जो वर्ष 2019-20 में जीडीपी का कितना प्रतिशत था? 49.1% था। नंबर 6 पर आ जाइए। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है। 2010 से 21 के दौरान वन क्षेत्र की वृद्धि के मामले में 2020 में भारत का विश्व में तीसरा स्थान रहा, और भारत जो है अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोनॉमिस्ट बन गया है। क्या ये सारी बातें करेक्ट हैं? बिल्कुल, ये सारी बातें करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। अगला प्रश्न भी आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड ही है। आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा को बढ़ाकर 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन कर दिया है, जो कि 19-20 में 28 किलोमीटर प्रतिदिन थी, ठीक है। इस प्रकार 30.4% की वृद्धि दर्ज की गई। क्या ये बात सत्य है? सत्य है। नीति आयोग एसडीजी इंडिया सूचकांक तथा डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर 2020-21 में सुधरकर 66 हो गया, जबकि 19-20 में यह 60 और 18-19 में 57 था। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं? बिल्कुल, दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं। आंसर किधर गया इसका? तो आंसर सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अप्रैल-नवंबर 21-22 में आयात गंतव्य के संदर्भ में कौन सा देश भारत के लिए सबसे बड़ा आयात गंतव्य रहा? कौन सा रहा है सबसे बड़ा? रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात या फिर अमेरिका? देखिए सबसे बड़ा रहा है चीन, ठीक है, बी है इसका आंसर। तो अप्रैल से नवंबर 21-22 में आयात गंतव्य के शीर्ष 10 देशों में चीन शीर्ष पर है, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात और तीसरे पर है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशत हिस्सेदारी के रूप में शीर्ष 5 निर्यात की गई वस्तुओं में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो है वो शीर्ष पर है? कौन सी वस्तु हमने सबसे ज़्यादा निर्यात की है? इनमें से पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात किया है सबसे ज़्यादा। तो वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत हिस्सेदारी के रूप में शीर्ष 5 निर्यात की गई वस्तुएं हैं पेट्रोलियम उत्पाद, उसके बाद मोती और कीमती और अर्धकीमती पत्थर हैं, फिर लोहा और इस्पात है, फिर ड्रग फार्मूलेशन और बायोलॉजिकल, स्वर्ण और अन्य कीमती धातु के आभूषण, ये हैं 5वें पर। पेट्रोलियम उत्पाद पहले पर है। 10वां प्रश्न है, अधिकतर भारत चीन को कच्चा माल ही देता है, ठीक है, फिर वो उससे जो निर्मित उत्पाद होते हैं वो भारत को देता है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को विगत 5 वर्षों में सरस्वती सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? देखिए शरण कुमार लिम्बाले को तो 2020 में प्राप्त हुआ है, वासुदेव मोही को 19 में, केशवा रेड्डी को 18 में, बीरप्पा मोइली को नहीं हुआ क्योंकि इनको 2014 में मिला था। तो बीरप्पा मोइली को वर्ष 2014 में जो है सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। बाकी पिछले 5 वर्षों में घटते हुए क्रम में देखें तो शरण कुमार लिम्बाले को 2020 के लिए, वासुदेव मोही को 19 के लिए, केशवा रेड्डी को 18 के लिए, शीतांशु यशचंद्र को 2017 के लिए, महाबलेश्वर सैल को जो है 2016 के लिए दिया गया था, ठीक है। तो पिछले 5 वर्षों में यही 5 लोग आते हैं। इंपॉर्टेंट है सरस्वती सम्मान, एक आधा साल छोड़कर पूछ लेता है यूपीपीसीएस में। नंबर 11 पर आ जाइए। एक दिवस है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। कब मनाया जाता है ये? 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो 24 जनवरी 2022 को संपूर्ण विश्व में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। और मुख्य विषय थीम क्या रही इस बार? चेंजिंग कोर्स, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। नंबर 12 पर आ जाइए। 23 जनवरी 2022 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2022 के एकल महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यूपी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रतियोगिता जो है उत्तर प्रदेश में संपन्न हुई है।
लखनऊ में। किसने जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है। तो 18 से 23 जनवरी 2022 के मध्य बैडमिंटन प्रतियोगिता सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2022 बाबू बनारसी दास इंटरनेशनल स्टेडियम इंडोर स्टेडियम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में संपन्न हुई। और महिला एकल में विजेता है पीवी सिंधु भारत की, और इन्होंने हराया है मालविका बसोड़, वो भी भारत की हैं। 13वां प्रश्न है 22 जनवरी 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया? केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया गया है, और वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। तो 22 जनवरी 2022 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअली माध्यम से जम्मू कश्मीर में देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक 2022 जारी किया। और इस सूचकांक को जम्मू कश्मीर सरकार की सहभागिता में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने तैयार किया है। नंबर 14 पर आ जाइए। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन वर्चुअली रूप से कब आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ है 17 से 21 जनवरी 2022 के मध्य। तो 17 से 21 जनवरी 2022 के मध्य विश्व आर्थिक मंच द्वारा दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 वर्चुअली रूप से संपन्न हुआ। और इसमें विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया है। भारतीय प्रधानमंत्री ने इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन को संबोधित किया। और भारतीय प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विषय पर भाषण दिया, विशेष भाषण दिया, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विषय पर। 15वां प्रश्न है 21 जनवरी 2022 को किस संस्था ने बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी की है? बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया ये जारी की है नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया ने। तो डी है इसका आंसर। तो 21 जनवरी 2022 को नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया ने बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी की। डी विकल्प है इसका उत्तर। 16वां प्रश्न है जनवरी 2022 में ईरान, रूस और चीन के मध्य संयुक्त नौसैन्य युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? अरब सागर में नहीं, दक्षिण चीन सागर नहीं है, प्रशांत महासागर नहीं है, इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर। तो 21 जनवरी 2022 को ईरान, रूस और चीन के मध्य संयुक्त नौसैन्य अभ्यास आयोजित हुआ 2022 हिंद महासागर में, हिंद महासागर के उत्तरी हिस्से में। यह जो युद्धाभ्यास है वो हिंद महासागर के उत्तरी हिस्से में लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आयोजित किया गया। और इस युद्धाभ्यास में ईरान के 11 जलपोत, रूस के 3 जलपोत और चीन के 2 जलपोतों ने हिस्सा लिया। और इसके साथ ही ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड भी छोटे जलपोत और हेलीकॉप्टर के साथ इस युद्धाभ्यास में उतरे। वर्ष 2019 से लेकर अब तक 3 देशों का यह तीसरा संयुक्त नौसैन्य अभ्यास है। ठीक है, 3 बार हो चुका है। तीनों देशों का यह तीसरा नौसैन्य अभ्यास है। नंबर 17 पर आ जाइए। 20 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर प्रशासन के रियासी जिले में स्थित किस गांव को केंद्र शासित प्रदेश का मतलब जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क विलेज है कौन सा? जैरी है, जैरी। तो 20 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले में स्थित जैरी गांव को पहला दूध गांव यानी मिल्क विलेज घोषित किया। यह जो गांव है वो किस केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव है। और दूध गांव घोषित होने के बाद इस गांव के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत 57 और नए डेयरी फार्म को मंजूरी दी गई है। कुत्तों को क्या हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा सही है। 20 जनवरी 2022 को इस मिसाइल का इसकी बढ़ी हुई क्षमताओं के साथ सफल परीक्षण किया गया। और इसका परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, सरफेस टू सरफेस है। ओडिशा के चांदीपुर तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया, इसका सही है ये भी। और बढ़ी हुई क्षमताओं के साथ सफल परीक्षण किया और पास हो गई है उसमें। सारे के सारे करेक्ट हैं, ये डी है इसका आंसर फिर। तो 20 जनवरी 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इसकी बढ़ी हुई क्षमताओं के साथ सफल परीक्षण किया गया, जिसमें पास हो गई है। इसका परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया।
देखिए यह जो मिसाइल है वो उन्नत स्वदेशी तकनीकों से लैस है। यह लगभग 2.8 से 3 मैक की गति से वार करने में सक्षम है। यह एक मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे जहाज़ों से, विमानों से और ज़मीन से लॉन्च किया जा सकता है। इसके ज़मीन से छोड़े जाने वाले संस्करण की रेंज कितनी है? 290 किलोमीटर है और भविष्य में इसकी रेंज 450 से 600 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा इसकी रेंज को। देखिए यह परीक्षण ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की टीमों के साथ मिलकर किया गया। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक हो गई और अग्नि, पृथ्वी, धनुष ये क्या है? ये है बैलिस्टिक मिसाइल है। 19वां प्रश्न है 20 जनवरी 2022 को संपन्न 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? कई तरह से प्रश्न बन सकता है, किसने जीता, उपविजेता कौन है, और तीसरा इंपॉर्टेंट हुआ कहाँ ये? तो जीता तो लद्दाख ने है। ठीक है। तो 15 जनवरी 2022 के मध्य राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 संपन्न कहाँ पर हुई है? हिमाचल प्रदेश के काजा में संपन्न हुई है। इसका यह 9वां संस्करण था और इस प्रतियोगिता का खिताब जीता है किसने? लद्दाख ने जीता है। और उपविजेता कौन है, यानी दूसरे स्थान पर कौन रहा? चंडीगढ़। और तीसरे पर रहा इसमें दिल्ली। और चौथे पर रहा जहाँ ये प्रतियोगिता संपन्न हुई, हिमाचल प्रदेश। और इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन चुनी गई? कर्मा येशे खांडो। कर्मा येशे खांडो। 20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है 20 जनवरी 2022 को भारतीय प्रधानमंत्री ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से उस देश में सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया? भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल। भूटान नहीं है, श्रीलंका नहीं है, नेपाल नहीं है, मॉरिशस में किया है। तो 20 जनवरी 2022 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ के साथ मिलकर संयुक्त रूप से मॉरिशस में सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया और यह परियोजना दोनों देशों के मध्य जीवंत विकास साझेदारी के तहत कार्यान्वित की गई है। और इस अवसर पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने वर्चुअली माध्यम से मॉरिशस में एक अत्याधुनिक सिविल सर्विसेज कॉलेज और 8 मेगावाट के एक सौर PV फार्म का शिलान्यास किया और इनका निर्माण जो है भारत के विकास सहयोग के तहत किया जाएगा। तो ये 20 प्रश्न थे, थोड़ा तीव्र गति से हम इसमें चले हैं। पॉज करके आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।